गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी आपने देखा वीडियो में कि वैन डर ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है और वो कैसे उसका कंस्ट्रक्शन फिज़िकली हम देख पाते हैं। तो हम अब इसके थोड़ा थ्योरी पे चलेंगे, देखते हैं। फर्स्टली वी विल ट्राई टू मेक अ schematic of this Van de Graaff generator. See, here we have a conductor, a spherical conductor. Inside it there is another conducting sphere having conveyor belt. ये कन्वेयर बेल्ट ये चूँकि ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, लगातार इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से कन्वेयर बेल्ट जुड़ी हुई है और नीचे इसका दूसरा सिरा एक और पुली से जुड़ा हुआ है जहाँ कन्वेयर बेल्ट दोबारा से रोटेट करती है। इस कन्वेयर बेल्ट को रोटेट करने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये घूम सकती है, ठीक है। यहाँ पे इस कन्वेयर बेल्ट ये जो मटेरियल है ये कंडक्टिंग मटेरियल है। इस कन्वेयर बेल्ट में हम चार्ज देने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ये दूर दिखाया जा रहा है लेकिन ये एक्चुअल में टच करता रहता है बस इस ये कन्वेयर बेल्ट को। इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, कह सकते हैं हाई टेंशन बैटरी यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सिरा इधर, निगेटिव सिरा इधर और ये टर्मिनल इसका क्या निगेटिव वाला ग्राउंड में। उसके बाद यहाँ पे अब क्या है कि एक ये बाहर वाला कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको चूँकि बचाना भी है हमको, बाहर कुछ ये मतलब डेलिकेट होता है तो एक बाहर से इंसुलेटेड रहे कि बाहर का कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको एक केसिंग में रखते हैं, ठीक है। केसिंग की ज़रूरत नहीं भी है, अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें केसिंग नहीं भी थी, ठीक है। तो फिलहाल इसको एक बॉक्स टाइप का है उसमें रख देते हैं। देखिए जैसे जैसे ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ टच में है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो ये इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाले कह सकते हैं कि इस बेल्ट ये जो आपके पुली है यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। और इस पुली के थ्रू ये तो ये देखिए ये जो हम यहाँ पे इस कन्वेयर बेल्ट का यूज़ कर रहे हैं इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। देखिए कन्वेयर बेल्ट एक्चुअल में रबर की हो सकती है, सिल्क की हो सकती है। ये एक्चुअल में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग नहीं, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो चार्ज कैरी तो कर सकता है लेकिन कंडक्ट नहीं कर सकता। जब यहाँ कन्वेयर बेल्ट यहाँ पहुँचती है तो ये बाहर भी एक मेटालिक स्फेरिकल बॉडी है जहाँ पे इंडक्शन के कारण, चूँकि यहाँ पे होता क्या है कि एक और ब्रश जिसका एक सिरा जुड़ा हुआ है इस बाहर वाले स्फेरिकल शेल से और एक सिरा टच्ड है इस बेल्ट से, तो यहाँ पे चूँकि ये एक पहले तो न्यूट्रल है लेकिन यहाँ के न्यूट्रल एटम्स में से पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव वाले जो चार्ज पहुँच रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अब आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ निगेटिव इंड्यूस होना चाहिए था। यहाँ के पॉजिटिव चार्ज, यहाँ के निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने में शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेंगे और इसमें, यहाँ से निगेटिव निकलेंगे और इसमें जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होने लग जाएंगे। तो और यहाँ से ये न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं तो यहाँ आते आते पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो रहे हैं जो बेल्ट पे थे, यानी यहाँ वाली बेल्ट कैसी होगी, फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, फिर से इधर घूमेगी, फिर से एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव, फिर से ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुँचेंगे, यहाँ के कंडक्टिंग जो स्फेरिकल शेल है यहाँ से निगेटिव चार्जेस निकल के इस पोर्शन में दोबारा से पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान इस बात का देना है कि हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखते हैं।
ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, असल में निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहे होते हैं हाई टेंशन बैटरी की तरफ, इस कारण से ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं कंडक्टिंग ये इंसुलेटिंग मटेरियल बेल्ट से, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स ही केवल मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज को चलता दिखाया है क्योंकि निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, आजकल आप सुनेंगे साइक्लोट्रॉन या फिर इस तरह के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जब बहुत बेसिक फिजिक्स चल रही थी तो उस टाइम में इस टाइप के डिवाइसेस यूज़ होते थे, तो ये एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर तो पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करता होगा, तो पार्टिकल कहाँ है जिसे एक्सेलरेट करना है, तो यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब लगी होती है, यहाँ पे एक आयन सोर्स रखा होता है जहाँ से आयन निकलेगा, ये क्या है, एक आयन सोर्स है, अभी मैं सब पार्ट्स का नाम लिख दूंगा, आयन सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस आयन सोर्स में जब एक समय पे यहाँ पे मिलियंस ऑफ वोल्ट, देखिए ये कितने वोल्ट तक जनरेट कर सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मिलियंस ऑफ वोल्ट तक, ठीक है, तो 5 मिलियन वोल्ट तक ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये जब इतना जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आयन सोर्स जो निकला वो डिफ्लेक्ट होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन सोर्स है तो यहाँ पे ये इधर की ओर बहुत हाई स्पीड में मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और यहाँ आके एक टारगेट होता है जिसे उसे हिट करना होता है, ठीक है, जिसके कारण हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के टारगेट पे हिट करा के उस पार्टिकल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा तो यहाँ आयन सोर्स जो निकलेगा वो तेज़ी से इधर मूव करेगा और यहाँ आके यहाँ पे हिट करेगा, जिसका नाम हम देते हैं, ये है हमारा टारगेट। यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल रखा होगा जिसको हमने टारगेट बना रखा है, तो इसी टारगेट पे हिट कराने के लिए हम इस आयन सोर्स को यहाँ रखते हैं और आयन सोर्स को एक्सेलरेट किससे कराते हैं, इस पार्टिकल एक्सेलरेटर के थ्रू, जिसका नाम क्या है, वैन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर में बेसिक तो यही है। अब इसके बाद देखिए ये, अब इसके अलग अलग पार्ट्स को नाम लिख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला है B1 नाम दे देते हैं, इसका नाम होता है हमारा स्प्रे कॉम्ब, स्प्रे कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, स्प्रे कॉम्ब, ठीक है। और ये जो B2 है, यहाँ दूसरा वाला जो ब्रश है ये कलेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब, ठीक है, कलेक्टिंग कॉम्ब हो गया। इसी तरह अब देखिए ये जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस डेलिकेट होता है तो इसको थोड़ा कुछ पिलर्स की ज़रूरत होती है, तो इनको कहते हैं हमारे ये इंसुलेटिंग पिलर्स होते हैं, ये वाला और ये वाला इंसुलेटिंग पिलर्स, ठीक है, इनको नाम ही दे दो, P1 P2 कह दो, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया हमारा, इसको नाम दे दो, एक सरफेस है S, ठीक है, तो स्फेरिकल शेल भी कह सकते हो आप। ये बाहर वाली जो है ये केसिंग होती है, ठीक है। जनरली जब हम पार्टिकल एक्सेलरेट कराते हैं तो केसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब केवल हमें वोल्टेज को चेक करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके, तो इस केसिंग की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे अब लैब्स में ऐसे भी रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, C से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। और इसमें कुछ ये जो पुलीज़ हैं ये दोनों, ये कन्वेयर बेल्ट कहलाती है, ये सब चीज़ें बेसिक आप समझते ही होंगे। ये एक हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन बैटरी, HT बैटरी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें कुछ हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए प्रिंसिपल इसका फर्स्ट है, फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, और इसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं, द चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर, ये सब हमने पढ़ रखा है, कंडक्टर
is transferred to outer surface, all right, and is distributed uniformly over it। ये हमने पोटेंशियल पढ़ते वक्त पढ़ा था। तो कोरोना डिस्चार्ज जो है वो आप देख ही लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसीजर में एक मेन प्रॉब्लम जो समझ में आती है बच्चों को वो है कि यहाँ पे सर कभी तो ऐसा होगा कि ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाए कि ये वाला ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाए, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना रह जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना बंद हो जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने के लिए कि चेक करते हैं अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगा के देखते हैं। देखिए इसको ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने के लिए पहले हम अपने बेसिक को याद कर लें जो हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर एक कोई स्फेरिकल शेल ऐसी हो, ठीक है, या इवन हाँ कह दें स्फेरिकल शेल ही है, तो इसको जब मान लीजिए मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसके 3 अलग अलग पोजीशंस पे मैं इसका इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल देखना चाहता हूँ। इसका सेंटर ये है, ठीक है, ओ, ये एक पोजीशन है पी पॉइंट अंदर, एक है सरफेस पे आर पॉइंट, ए के बाहर दे दिया मैंने एस पॉइंट। अलग अलग 3 पोजीशंस पे अगर आपको पोटेंशियल याद हो तो मैं लिख देता हूँ। एक होता है सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, अगर इसकी मैंने रेडियस कह दिया कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो क्या होगा 1/4πε0 टोटल चार्ज क्यू है और सरफेस पे देख रहे हैं तो आर। फिर आपको याद होगा अगर मान लीजिए पी इनसाइड है तो आपको याद होगा इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है जो मैंने पढ़ाया था उस टाइम, ठीक है। तो पी पॉइंट पे क्या होगा 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस केवल पी तक की। मान लीजिए ये रेडियस यहाँ तक की है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, पोटेंशियल तो वही रहता है जो कांस्टेंट है, यानी आर तक वाला जो होगा वही यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे भी डिस्टेंस आर वाली ही लेनी होगी। लेकिन ये मतलब आर वाली क्या कहते हैं, ये इसको स्मॉल आर कह देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, स्मॉल आर, ये भी डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है ना, ये जो रेडियस है इसकी। इसी तरह जब एस की बात कर रहे होंगे तो एस में अगर ये एस तक की डिस्टेंस आर डैश है तो आपको पता है कि जब बाहर जाते हैं, बाहर पोटेंशियल नापते हैं तो डिस्टेंस चेंज होती है। तो यहाँ पे वी एस क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर डैश, यानी चार्ज तो इतना ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस आर डैश हो जाएगी, यानी इनसाइड और सरफेस पे सेम रहता है पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं, एक शेल के अंदर दूसरी शेल है, देखिए एक बाहर शेल है उसके अंदर एक दूसरी शेल है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं एक ऐसे शुरू करता हूँ कि एक हमने ये सेल ले ली, ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस क्यों, मैं सारी चीज़ें प्लस चार्ज लेके चल रहा हूँ, आप माइनस लेके भी करेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज की मैंने कहा इसकी रेडियस है कह दें इसकी रेडियस R1, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बाहर एक और स्फेरिकल सरफेस लिया, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है, इसकी रेडियस मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ R2, ठीक है, R2। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट को मैं अलग लिख दे रहा हूँ। एक पॉइंट है इस सरफेस पे जिसको मैंने कह दिया N, एक पॉइंट है इस सरफेस पे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए जिसको मैंने कह दिया M। अब मैं अलग अलग पोटेंशियल ऑफ एट दीज 2 पॉइंट्स नापूंगा, ठीक है ना, अलग अलग पोटेंशियल M पे, पोटेंशियल N पे। देखिए VM अगर मुझे निकालना हो, पोटेंशियल एट M, पोटेंशियल एट M, ठीक है, तो यहाँ पे ये VM जो होगा वो M पे पोटेंशियल पहले तो प्लस क्यू चार्ज बाहर वाले स्फेरिकल सरफेस के कारण, जो बाहर वाला प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दूसरा M पे पोटेंशियल होगा प्लस क्यू ये वाले के कारण, दोनों ही होगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि पहले प्लस क्यू वाले के कारण 1/4πε0 प्लस क्यू है, तो क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले की, मैंने R2 का है रेडियस, देन इट इज़ R2, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है ना, M पे तो इसका भी असर आएगा जो अंदर है, तो उसका क्या होगा 1/4πε0
आपको पता है इनसाइड में यहाँ पे चार्ज जो है यहाँ पे ये केवल अंदर वाले के कारण, तो चार्ज तो Q हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस अंदर सेम रहती है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी होने वाली है, R2 होने वाली है, क्योंकि M पॉइंट कहाँ पे है ये मेजर है, इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल पोजीशन का होता है, पोजीशन कहाँ पे है, R2 पे है, तो ये पोटेंशियल M पॉइंट पे हो गया। अब इसी तरह पोटेंशियल जब हम मान लीजिए हम N पॉइंट पे पोटेंशियल लेते हैं, पोटेंशियल एट N पॉइंट, तो अब देखिए यहाँ N के लिए N तो अंदर है, तो N में पहले अंदर वाले स्फीयर के कारण लिख लेते हैं। अंदर वाले स्फीयर के कारण N का टोटल जो होगा वो 2 के सम के बराबर होगा, तो पहले मैं दूसरा वाला लिख रहा हूँ अंदर वाले का, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल वाला, और अंदर रेडियस कितनी है, R1, ठीक है। लेकिन अब बाहर वाले के कारण भी तो N पे पोटेंशियल होगा, तो बाहर वाले के कारण जो होगा, तो आपको याद होगा कि बाहर अगर चार्ज हो तो अंदर वाला उतना पूरा चार्ज पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। यानी N पॉइंट पे पोटेंशियल अगर बाहर वाले चार्ज के कारण लें तो रेडियस कौन वाली यूज़ करेंगे, बाहर वाली यूज़ करेंगे ना, तो N पॉइंट पे पोटेंशियल बाहर वाले के क्या कारण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ देखा ना आपने कि यहाँ पे जब हम अंदर आते हैं P पॉइंट पे लेना चाहते हैं तो वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे वही होगा जो P पे होगा। यानी ये वाला देखिए ये VP वाले के लिए था, तो Q/R, यानी रेडियस बाहर वाले सरफेस के कारण, यानी Q वाले ही रेडियस यूज़ होगी, तो Q/R2। तो अब देखिए मैंने ये N सरफेस अंदर वाले सरफेस पे N पॉइंट पे ले लिया, ये बाहर वाले सरफेस पे M पॉइंट पे ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन से टर्म हैं, ये दोनों टर्म कॉमन, ये दोनों टर्म कॉमन, यानी बाहर वाले का ये जो इफेक्ट है प्लस Q वाले का इफेक्ट दोनों पे सेम पड़ रहा है, प्लस Q वाले का इफेक्ट बाहर वाले का इफेक्ट दोनों पे सेम है पोटेंशियल। लेकिन जब अंदर वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे Q दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम क्वांटिटी, यानी वेरी क्या कर रहा है, R1 और R2, यानी इन साइड वाला जो ये स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस है R1, और हमें जो दिख रहा है हमेशा के केस में इन साइड वाले का रेडियस R1 हमेशा तो छोटा होगा, सिंस R1 इज स्मॉलर देन R2 ऑलवेज, क्यों, क्योंकि वो तो अंदर है ना, तो 1/R1 हमेशा 1/R2 से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, ये भी होगा, hence this one is always greater than this, so 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 is always greater than 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। इसका मतलब है कि आप ये देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम रहते हुए ये एक्स्ट्रा ये वाला हिस्सा बड़ा है इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में, ये वाला पार्ट बड़ा है, यानी ये किसका है, ये अंदर वाले का है ना, और ये बाहर वाले का है, यानी चार्ज हम कितना भी दें अंदर, ठीक है, और चूंकि वो हमेशा अंदर है, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमेशा अंदर है ना सेल के, ये बाहर है, तो हम इसमें कितना ही चार्ज दे दें, बाहर वाले के कंट्रीब्यूशन को भूल जाइए, वो तो दोनों में सेम रहने वाला है, ठीक है, अंदर वाले में हम कितना ही चार्ज दे दें ये हमेशा अंदर वाले सरफेस पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 है, यानी पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा बाहर वाले सरफेस से। देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर, यानी बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन दोनों में बराबर, अंदर वाले पॉइंट पे भी बाहर वाले पॉइंट पे भी, यहाँ भी, लेकिन जो इसका कंट्रीब्यूशन है अंदर वाले का ये किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 पे, लेकिन R1 तो हमेशा R2 से बड़ा है, और Q पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि Q तो दोनों में सेम है। इसका मतलब हमेशा ही किसका ज़्यादा होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा, और इसीलिए ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करता है, और इसी कारण से यहाँ ही चार्ज फ्लो कर सकता है, और यही बताता है कि इन साइड वाला पोटेंशियल जो है वो बाहर वाले पोटेंशियल से हमेशा ज़्यादा होता है। यही बेसिक है हमारे वेन डायग्राफ जनरेटर का, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल ये हो गया, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, आप उसको स्टेप बाय स्टेप बुक से पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। वर्किंग जो है वही है कि यहाँ से हाई टेंशन बैटरी से यहाँ चार्जेस जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट इसको यहाँ लेके जाता है, यहाँ जो सेकंड बल्ब है कॉम है कलेक्टिंग कॉम, यहाँ पे ये निगेटिव चार्जेस से ये न्यूट्रलाइज करती है चार्ज को, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज
एक तरह से एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और एक हाई टेंशन यहाँ क्रिएट होता है, जिसके कारण यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है हाई मिलियंस ऑफ वोल्ट का। और आयन सोर्स को ये जो आयन सोर्स यहाँ रिलीज होता है उसको ये तेज़ी से एक्सेलरेट करके टारगेट पे हिट कराता है और टारगेट पे टक्कर होने के बाद हम उस टारगेट की स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। तो ये है पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक बेसिक पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, इसके यूजेस और लिमिटेशंस आप खुद पढ़ लेंगे, बुक में अवेलेबल है। बाकी अगर समझना चाहें तो पार्टिकल एक्सेलरेटर की तरह यूज़ होता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ हुआ करता है। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स के फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। लेकिन इसकी एक समस्या है, ये अनचार्ज पार्टिकल को तो एक्सेलरेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल यहाँ रखेंगे तो उसका असर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़, अनचार्ज को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, यानी ये न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। दूसरा और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी वाले जो एक्सेलरेटर होते हैं, जो हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 मिलियन वोल्ट है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, थैंक यू।